पहला मैच नहीं खेला, दूसरा खेला, तीसरा खेला, चौथा खेला, पांचवा खेला, सातवां खेला, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। 13 मैचेस के बाद आपको याद आया। सिकंदर वो वाहिद इंसान है जिसने आज तक मुझे कभी कैटेगरी पे बात नहीं की पैसों पे। तो उसके बारे में लोग ये कह रहे हैं कि मनी कैन डू। उन्होंने उसके वालिदैन को जाके कहा कि इसको कहो कि ये लाहौर कलंदर की तरफ से ना खेले। पीएसएल के पहले 6 साल में सबसे ज्यादा स्ट्रगल करने वाली टीम, जिन्होंने पहले 4 सीजन तो लास्ट पे फिनिश किया, लेकिन आफ्टर 10 years ऑफ पीएसएल नाउ दे हैव बिकम द मोस्ट सक्सेसफुल पीएसएल टीम और तीसरी दफा चैंपियन बने हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स वेलकम लाहौर कलंदर सीओओ मिस्टर समीन राणा। वेलकम टू द शो समीन भाई। बहुत शुक्रिया, थैंक। सबसे पहले तो बहुत मुबारक हो, एक दफा फिर ये ट्रॉफी और अब 3 हो गई हैं। माशाल्लाह जी, अल्लाह ताला का शुक्र है। मैं समझता हूँ लड़कों की मेहनत है जिन्होंने इसको एज ए फैमिली की तरह इस ब्रांड को लेके चले हैं। आपने सही कहा, पहले 6 साल हमारी परफॉर्मेंसेस जो थी वो बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन यह है कि उसके बाद हम हमेशा कहते थे कि हम प्रोसेस से जीतेंगे, हम फ्लूक से नहीं जीतेंगे। तो 6 साल लगे प्रोसेस को फाइन ट्यून करने में, बनाने में, और जब प्रोसेस बन गया फिर हमने उस प्रोसेस के ऊपर ट्रस्ट किया। फिर रिजल्ट जब पिछले साल हम 10 में से 8 मैच हारे भी, तो हमने प्रोसेस को नहीं चेंज होने दिया। मुझे याद है हमारी एक लास्ट वीडियो भी मैंने प्ले की थी अभी फाइनल से पहले, वो थी पिछले साल जब हम आखिरी मैच खेलने जा रहे थे ना। तो मैं अपने फॉरेन प्लेयर जो नए थे, मैं उनको एक बात मैसेज देना चाहता था, क्योंकि वो बड़े खुश थे कि ये इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, सारा कुछ है। वो ये मैंने कहा उनको पता लगे कि ये इन्वायरमेंट इसलिए नहीं है कि हम फाइनल में जा रहे हैं। मैंने फिर वो वीडियो उनको दिखाई मैच से पहले, जिसमें हम आखिरी मैच खेलने जा रहे थे अपना पिछले साल, जब हम 8 मैच हार चुके थे। तो उसमें भी वही इमोशंस थे, वही पैशन था, वही हैप्पीनेस थी। तो बताने का मकसद ये है कि लाहौर कलंदर का जो प्रोसेस है वो हम बिलीव प्रोसेस पे करते हैं, रिजल्ट्स की ज़्यादा फिक्र नहीं करते। बिल्कुल आपने प्रोसेस की और इस फैमिली की बात की है जिसके ऊपर आज हम मोस्टली डिस्कशन करेंगे। बट सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा, जैसे आपने किट और एंथम रिलीज़ करने के लिए एक ज़बरदस्त किस्म का इवेंट किया जो कि बहुत लोगों को पसंद आया कि लाहौर कलंदर्स ने ये किया। क्या ये ट्रॉफ़ी लोगों को दिखाने के लिए तो एक दफ़ा फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? डेफिनेटली, और इस दफ़ा आप पहले से बहुत बड़ा एक्सपेक्ट करें। अच्छा। क्योंकि हम लोग पाकिस्तान में इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो 25 शहरों में हमारा प्लान है, और हम सिर्फ ट्रॉफ़ी नहीं लेके जाएंगे, हम टैलेंट हंट भी करेंगे, यूथ को इंगेज भी करेंगे और पाकिस्तान की यूथ को अपॉर्चुनिटी भी देंगे। देखिए, जब हम पहले ये बात करते थे तो लोग मजाक उड़ाते थे, लोगों को लगता था कि शायद ये मार्केटिंग गिमिक कर रहे हैं, लोगों को लगता था कि शायद ये पागल है, इनको क्या ज़रूरत है ये काम करने की। आज वही सारे लोग ये बात करते हैं कि यार इनका प्रोसेस ये अच्छा है। नईम की बात ले लें, सलमान की बात ले लें, शाहीन है, हारिस है, जमान है, ये सारे जो लड़के आए हैं इस डेवलपमेंट प्रोग्राम के थ्रू, अब लोगों को समझ आया कि इसका फ़ायदा पीएसएल में भी होता है। बिल्कुल, लेकिन कमिंग टू दिस सीजन ऑफ पीएसएल, जो कि एक रोलर कोस्टर जर्नी रहा है लाहौर कलंदर्स के लिए। पहले तो 2022 और 23 में जब लाहौर जीता था तो टॉप पे फिनिश किया था ग्रुप स्टेज एंड स्ट्रेट अवे फाइनल में गए और जीते। बट इस सीजन वो डायलॉग भी है ना कि मौत को छू के वापस आना, तो इस बिल्कुल एलिमिनेशन वाले उस किनारे से वापस आए और फिर ये वाली विक्ट्री फाइनल में ज़बरदस्त। देखिए, मैं जब हम लोग कुछ मैचेस में एक्चुअली हमारे रिजल्ट्स हमारी फेवर में नहीं गए जो कि जाने चाहिए थे, क्लोज मैचेस हारे, और मैं समझता हूँ कि थोड़ा सी गलतियाँ भी की वहाँ पे हमने। तो जब लीग ब्रेक हुई, मैं दुबई में बैठा हुआ था, तो लिटरली मैं ये सोच रहा था कि मैंने अपने पूरे 10 सालों की सबसे बेस्ट टीम बनाई है, तो ये क्या हो गया कि हम इस वर्ष पे आके खड़े हुए हैं कि एक मैच अगर हारे तो हम टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे। तो ये बात वैसे अब्दुल्ला शफीक ने भी किसी को की थी कि हमने इतनी अच्छी हमारी टीम है, इतनी अच्छी क्रिकेट हम खेल रहे हैं, तो वाई वी आर एट दिस स्टेज। तो एक पूरे सीज़न के अंदर ना एक बिलीवेबिलिटी हमारी बहुत ज़्यादा थी कि ये जो हमने टीम बनाई है ये फाइनल खेलेगी या प्ले ऑफ तो एटलीस्ट खेलेगी। तो जब वो हमें झटका लगा, स्पेशली कराची का जो मैच था, इट वॉज एन आई ओपनर फॉर अस। हम सब के लिए वो एक तकलीफ दे लॉस था, नॉट कि वो कराची से था, वो किसी से भी होता। उस स्टेज पे हारना हमें तकलीफ दिया, काफ़ी दिया, और उसके बाद हमें सारों को ये मौका मिला टू रिफ्लेक्ट ऑन इट, टू अंडरस्टैंड कि हमने क्या गलतियां की और क्या नहीं करनी थी। और उसके बाद जब हम वापस आए हैं
आई थिंक वो एक एक्स्ट्रा मोटिवेशन थी हमारे पास कि वी हैव टू डू वेल। बिल्कुल, ये कमबैक और जब एक ब्रेक आया पीएसएल में और वापस कुछ प्लेयर्स नहीं भी आए, 3 की प्लेयर्स जो डैरिल मिचेल, सैम बिलिंग्स एंड डेविड वीज़ा, तो उसके साथ आपने बताया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आपके पास कोच भी नहीं थे। अब मेरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे लगता है आज के इंटरव्यू का वो ये है कि समीन भाई, आप जब ड्रेसिंग रूम में होते हैं, आपका एक प्लेयर्स के साथ जो कनेक्शन है, यूजुअली फ्रेंचाइज क्रिकेट में प्लेयर्स ओनर के साथ उतना कंफर्टेबल नहीं होते या उनको एक झिझक होती। आपका प्लेयर्स में के साथ कैसा रिलेशन होता है? फिर ड्रेसिंग रूम में आप किस तरह प्लेयर्स को मोटिवेट करते हैं और विदाउट कोच उनका बेस्ट लेना? देखिए, मैंने उस दिन भी ये बात की थी कि फ्रेंचाइज क्रिकेट में कोचिंग का लफ्ज़ जो है ना, हेड कोच का, देखिए कोच तो आपको चाहिए होते हैं बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग, बट हेड कोच का काम क्या होता है? हेड कोच का काम होता है टू मैनेज द टीम। अब जब आप नेशनल सेटअप में देखते हैं एक हेड कोच को, तो उसके पास 365 डेज़ होते हैं। प्लेयर को लाना, उनके कैंप्स लगाना, उनको कोच करना, उनको ग्रूम करना, एक टीम बनाना। बिल्कुल। फ्रेंचाइज में क्या होता है? फ्रेंचाइज में तो कोच एक हफ्ता पहले आता है। यस। तो एक हफ्ता पहले आके आप कैसे टीम बना सकते हैं? वो रोल मैं एक्चुअली पूरे साल कर रहा होता हूँ। आपको मज़े की बात बताता हूँ, जब पहले साल मैं मैनेजर बना, पैडी उपटन हमारे हेड कोच थे। पैडी उपटन ने कहा कि समीन, ओनर मैनेजर, नो 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 नो, दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग। तो मुझे लगा कि हाँ यार, ये बात तो ठीक कर रहा है, क्योंकि ओनर मैनेजर बनेगा तो शायद प्लेयर अंडर प्रेशर आ जाए। उनका कुछ आईपीएल में एक्सपीरियंस भी था, उन्होंने वो भी शेयर किया। तो मुझे याद है, पहला जब हम मैच होने वाला था तो उसकी मीटिंग हो रही थी, मेरे कमरे में हो रही थी, और मैं सारी चीज़ें रख के लगा के मैं खुद बाहर चला गया था कि यार आप लोग, मैं ओनर हूँ, मैं अंदर नहीं बैठूँगा। वहाँ से शुरू की लर्निंग। फिर वही पैडी उपटन थे जिन्होंने मुझे कहा कि यू शुड बी द मैनेजर। क्योंकि देखिए, होता यह है कि मुझे जो समझ आई है 10 सालों में, जो मैनेजर कोच का रोल है ना फ्रेंचाइज क्रिकेट में, अगेन मैं फ्रेंचाइज क्रिकेट की बात करूँगा, इट्स ऑल अबाउट मैन मैनेजमेंट। और मैन मैनेजमेंट ऑब्वियसली कॉर्पोरेट में भी वैसे ही होती है, बैंक्स में भी वैसे ही, कहीं भी जाओ आपने, व्हेन यू आर डीलिंग विद योर टीम, स्किल्स तो वही चाहिए ना आपको, इंस्पायर करना, लीड करना, मोटिवेट करना, ऑनेस्टी के साथ रहना, कॉल स्पेड अ स्पेड, कल्चर क्रिएट करना, ये सारा कुछ तो आप किसी भी कॉर्पोरेट इन्वायरमेंट में कर रहे होते हो। तो उसके लिए आपको क्रिकेट खेलना या ना खेलने की ज़रूरत नहीं होती। इसलिए मैं कहता हूँ कि हेड कोच का टाइटल जो है वो कंफ्यूजिंग है फ्रेंचाइज क्रिकेट में। मेरे ख्याल में इट हैज़ टू बी अ जनरल मैनेजर, क्योंकि जनरल मैनेजर इज़ द पर्सन, या डायरेक्टर इज़ द पर्सन हु मैनेजेस द होल थिंग। हेड कोच का जो टेक्निकल रोल है वो, उससे कोई डिनाइल नहीं है, लेकिन वो फ्रेंचाइज में बहुत लिमिटेड होता है। आप शहीन शाह अफरीदी को या फॉर एग्जांपल हारिस रऊफ को 4 दिन पहले आके ये नहीं सिखा सकते कि आपने बैक ऑफ द हैंड बॉल कैसे करना है। Exactly. अगर आप सिखा भी दोगे ना तो वो एग्जीक्यूट नहीं कर सकते ग्राउंड में। तो कोई ऐसी टेक्निकल चीज़ नहीं हो रही होती वहाँ पे हाँ, जो बॉलिंग बैटिंग कोचेज़ होते हैं उनका काम होता है फैसिलिटेटर का, थ्रो डाउन्स करवानी, कोई बॉलर अगर कहीं छोटे बहुत स्ट्रगल आ रही है वो आपके पास आता है तो उसको गाइड करना कि अच्छा इसको एंगल को इस तरह कर लो, या जो भी टेक्निकलिटीज़। तो ये मेरे ख्याल में हमारी रीज़न है। सारा साल मैं इन लड़कों से कनेक्टेड रहता हूँ, आज से नहीं 10 साल से हूँ। वो एक रिलेशन बन गया हुआ है, उनको मेरा पता है, मुझे उनका पता है, तो कोई ऐसी मुश्किल नहीं आती। फॉर एग्जांपल जब व्हेन चिप्स आर डाउन, आपने लूज़ किया है, आप क्रूशल मैच में जा रहे हो, तो ये पहली दफ़ा नहीं है कि मैं अपने प्लेयरों से बात कर रहा हूँ, वो पिछले 6 साल से मेरे साथ इस तरह की बातें हो रही हैं, तो उसका फ़ायदा होता है। अब उस नाम पे आते हैं जिसने इस सीज़न के अंदर जो है ना, पीडीपी हमेशा से जो चलता आ रहा है उसका नाम तो हर सीज़न हमें एक ना एक उसका सितारा नज़र आता है, बट इस सीज़न नईम खान ने जो है ना वो परफॉर्मेंसेस दिखाई, और स्पेशली दैट स्ट्रगल जो 7 मैचेस में आई और उसके बाद। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ चाहता हूँ कि समीन भाई व्यूअर्स के लिए क्लियर कर दे, 2-3 दिन से एक रूमर्स वो चल रहे हैं कि नईम की एज का थोड़ा इशू है, और स्पेशली उसको हाइप मिली जब फॉर्मर कैप्टन राशिद लतीफ़ जो उन्होंने कमेंट किया कि कहीं ना कहीं लाहौर कलंदर से ये रूल ब्रीच हुआ है 23 ईयर्स एज वाला इमर्जिंग। तो इस पर थोड़ा सा क्लियर कर दे कि ये एग्जैक्टली कहानी है क्या। अफसोस होता है मुझे जब लोग बात करते हैं बगैर नॉलेज के, बड़े ही अफसोस की बात है। पाकिस्तान में आई डोंट नो, किसी ज़माने में मुझे याद है जब मैं छोटा होता तो एक बड़ी स्ट्रिक्ट एडिटोरियल पॉलिसीज़ होती थी, अगर कोई गलत खबर चली जाती थी तो उस पर लोगों को काउंटेबल किया जाता था। आजकल तो
आप मेरी 4 शादियां करा दें, मेरे 18 बच्चे करा दें, किसी को क्या फ़र्क पड़ता है? कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, आप जहाँ मर्ज़ी बैठ के जो मर्ज़ी बोल दो। फैक्ट ये है कि ये 2 रूल हैं, एक इमर्जिंग है, जो इमर्जिंग शुरू दिन से आ रहा है, वो ये है कि कोई भी लड़का जो अंडर 23 होगा वो इमर्जिंग है, सिंपल, प्लेन। जब तक आप अंडर 23 हो, वैसे मैं इससे एग्री नहीं करता कि 23 साल या 24 साल के होके आप इमर्जिंग नहीं रहे, 23.5 साल के होके नहीं रहे, पर एक रूल है, 24 साल के शहीन के पास ट्रॉफीज हैं, क्या हम एक्सपेक्ट करते हैं कि चलें, हम उसको रिस्पेक्ट करते हैं। जब हमने प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया था बैक इन 2016, तो हमने नेशन वाइड ड्राइव की, आपको पता है लाखों बच्चे आए, उनमें से एक बच्चा हारिस रऊफ भी था, सुहेल अख्तर भी था। अब प्रॉब्लम ये आया कि उसकी उम्र हारिस की उस वक्त 23 से ऊपर थी, ठीक है। तो हमने पीसीबी से बात की और पीसीबी से हमने कहा कि जी ये रूल में आप एक हमें अलाउ कर दें, ये मैं आज की बात नहीं कर रहा, 7 साल पहले की बात कर रहा हूँ, 8 साल पहले के। और उस वक्त बाय द वे राशिद भाई जो थे वो कराची किंग्स के थे, उन्होंने ओके किया था इस रूल को। हाँ, अच्छा, हाँ, भूल गए होंगे मेरा ख्याल में। तो वो ये था कि इमर्जिंग कैटेगरी में वो भी क्वालिफाई कर जाएगा जो टैलेंट हंट डिस्कवरी के थ्रू आया हो। तो यानी अब आपके पास इमर्जिंग की एक और कैटेगरी है विच इज़ कॉल्ड टैलेंट हंट डिस्कवरी। उसका एक प्रोसीजर बनाया। प्रोसीजर ये था कि जी वो लड़का कहीं डोमेस्टिक पाकिस्तान के फर्स्ट क्लास सीज़न में ना खेला हो और आपने उसके ऊपर इन्वेस्ट किया हो और आपने उसको तैयार किया हो कपल ऑफ ईयर्स में, ये कंडीशन थी। और वो सिर्फ 1 साल इमर्जिंग रह सकता है जिस दिन वो खेलता है, ठीक। और वो जब उसका नाम ड्राफ्ट में डाला जाएगा तो वो उसको प्रोटेक्टेड कहा जाएगा, यानी कोई और फ्रेंचाइज नहीं ले सकते। अब ये बैकग्राउंड है, ये रूल है, और उसमें एज की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, ठीक है। वो 50 साल का भी होगा तो खिला सकते हैं। ये सब फ्रेंचाइज ने एग्री किया था आज से 8 साल पहले, और मैं वही बात कर रहा हूँ, सबको पता है। 2024 का जो PSL हुआ, PSL 9, उसका ड्राफ्ट हुआ था दिसंबर में 2023 में, या उससे पहले 15-13 दिसंबर को हुआ होगा। उस ड्राफ्ट में मोहम्मद नईम को हमने इमर्जिंग रजिस्टर कराया एज टैलेंट हंट डिस्कवरी। पीसीबी ने उसको प्रोटेक्टेड किया और उसने लिस्टें सारी फ्रेंचाइज को भेजी कि ये मोहम्मद नईम प्रोटेक्टेड प्लेयर है। सारी फ्रेंचाइजीज को पता था, ठीक है। अब क्या हुआ कि उस साल मैंने उसको पिक नहीं किया। अब आगे आपका ये वाला साल, उस साल में प्रोटेक्टेड होने के बाद से लेके इस साल में उसने 2 मैचेस फर्स्ट क्लास के T20 के खेले, नेशनल T20 का, ठीक है। रिमेंबर, प्रोटेक्टेड होने के बाद खेले हैं। रूल क्या कहता है कि प्रोटेक्टेड से पहले अगर आप खेले हो तो आप प्रोटेक्टेड नहीं हो सकते, आप टैलेंट एंड डिस्कवरी नहीं हो सकते, ठीक है। वो बाद में खेला भाई। तो यही मुद्दा मैंने पीसीबी के सामने ड्राफ्ट से पहले रखा कि यार ये लड़का मेरा इमर्जिंग है बिकॉज ये टैलेंट एंड डिस्कवरी के थ्रू आया, बिकॉज इसको मैंने 2023 में आपको प्रोटेक्ट करवाया है, और उसके बाद से लेके इसने फ्रेंचाइज के लिए नहीं खेला, लिहाजा इस साल भी ये मेरा प्रोटेक्टेड और इमर्जिंग, ठीक है। वो ईमेल हुई, कॉरेस्पॉन्डेंस हुई, पीसीबी ने उस पर डिसीजन लिया, वो राइटिंग में मुझे कंफर्म किया। उसके अलावा जब उसका नेम का नाम लिस्टों में डाला सबको वो लिस्ट गई। उसके अलावा पहला मैच नहीं खेला, दूसरा खेला, तीसरा खेला, चौथा खेला, 5वां खेला, 7वां खेला, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। 13 मैचेस के बाद आपको याद आया, फाइनल जीतने के बाद। तो यार मेरा मतलब है, मैं क्या कहूँ। मुझे समीन भाई, आपने उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर तो काफ़ी बात की, बट मुझे ये जानना है कि एज एन ओनर जब वो 4 से 5 सिंगल डिजिट रन्स आते हैं एक इमर्जिंग प्लेयर से जो पीडीपी से आया, जिस पे इतनी इन्वेस्टमेंट हुई है, तो समीन भाई के माइंड में क्या चल रहा होता है, एंड स्पेशली नईम के केस में क्या चल रहा था? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं टीम के साथ एज एन ओनर नहीं हूँ, ठीक है। वो मेरा हेड जो है वो यहीं पे रह जाता है। अगर मैं ओनर होता ना तो मैं ओनर डग आउट में बैठा हूँगा, फिर मेरा काम टीम के साथ नहीं, मैं टीम डायरेक्टर था, इसीलिए मैंने अपना टाइटल टीम डायरेक्टर रखा था। और मैं अपने प्लेयर्स को भी ये कभी इंप्रेशन नहीं देता कि मैं ओनर हूँ, बल्कि कभी मजाक में जब कहते हैं ना हमारे ओनर, तो मैं कहता हूँ यार भाई मैं ओनर नहीं हूँ, मैं डायरेक्टर हूँ, क्योंकि मेरा रोल वो है। अच्छा, नईम के बारे में जब पहला चांस उसको दिया तो ऑब्वियसली हमारा एक रिदम है जिसमें मैं टीम डायरेक्टर, हेड कोच, कैप्टन बैठ के प्लेयर से 1-on-1 मीटिंग करते।
तो नईम के साथ भी मीटिंग हुई, उसको कहा कि उसको कॉन्फिडेंस दिया कि आप करोगे। मैंने कहा 10 स्कोर कर लो, वो मेरे लिए बहुत है। वो बेचारे से 8 हुआ। अगला मैच आया, फिर उसको ये कहा, वो थोड़ी कहा कि 8 कर लेना, वो नीचे 5 पे चला गया। समझ ये आ रही थी कि नईम को वो जो स्टेज है उस पर वो स्ट्रगल कर रहा है। उसके टैलेंट में कभी कोई शुबा नहीं था। मैं पिछले 5 साल से नईम को जानता हूँ। जब ताहिर बेग आया था ना, तो नईम वॉज ऑन अ वर्ज ऑफ सिलेक्शन, समझ ले टच एंड गो था कि ताहिर बेग को लें कि नईम को लें। और मैं और राकिब भाई उस वक्त होते थे, हमारी ये डिस्कशन भी हुई कि नईम के ताहिर बेग, तो हम ताहिर बेग की तरफ गए बिकॉज ताहिर बेग के पास हमें लगा उस वक्त कि शायद ज़्यादा बेहतर उस वक्त रेडीनेस थी। तो ये आज की बात नहीं कर रहा, आज से 3-4 साल पहले की। तो नईम हमारे साथ उस वक्त से है। तो जब इस साल मुझे था, तो मैं जो भी कम्बिनेशन बनाता था, इसी रूम में बैठ के बना रहा था ड्राफ्ट के कम्बिनेशन, उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट रोल नईम का था। और नईम का कम गुड वॉज अ की टू आवर सक्सेस। इस वजह से नईम के ऊपर एक तो ट्रस्ट था, दूसरा ये था कि वो बच्चे की स्किल जो नज़र आई थी हमें, इट वॉज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। और देखें, मुझे ये पता है कि बैट्समैन जो होते हैं ना, वो ओवरनाइट नहीं बनते। बॉलर ओवरनाइट शायद बन जाए। आप हारिस रऊफ की मिसाल ले लें, आए, उन्होंने बहुत स्पेल किया, इमीडिएटली फेम मिल गया। बैटिंग जो है ना, वो मुश्किल काम है और वो प्रोसेस से आती है। आपको अपने बैट्समैनों को बैक करना पड़ता है। अब्दुल्ला शफीक की मिसाल ले लें, उनको तो वाइट बॉल ही कोई नहीं खिलाता था। इस दफ़ा मेरे सेकंड आई थिंक हाईएस्ट स्कोरर है, 150 प्लस का स्ट्राइक रेट है। परफॉर्मेंसेस आती हैं, प्ले ऑफ में परफॉर्मेंस, मैन ऑफ द फाइनल्स भी बने हुए हैं। तो लर्निंग ये है कि जब बैटर्स को आप पिक करें तो फिर उनको कंसिस्टेंट चांस दें और उनको उस वक्त जज मत करें जब उनके फेलियर्स आ रहे हैं। क्योंकि तेंदुलकर मेरे ख्याल में दुनिया के सबसे बड़े बैट्समैन थे, ठीक है। मेरा काफ़ी सारे मैचेस उन्होंने खेले हैं, 100 सेंचुरीज़ हैं। और अगर आप उनकी सेंचुरी को सक्सेस रेट मानते हैं तो वो 10 या 15% से ज़्यादा नहीं। इसका मतलब ये है कि वो 90% फेल हुए हैं। तो अगर तेंदुलकर जैसा बैट्समैन 90% फेल हो सकता है और फिर भी दुनिया का अजीम तरीन बैट्समैन बनता है, तो ये आपके सामने है लर्निंग सारी। पिक सोचने की बात है। इसलिए नईम के ऊपर बिलीव था और उसके ऊपर हमें यकीन था कि ही विल कम गुड। और मैंने उसको कहा था जब ड्रॉप किया, वो ड्रॉप भी उसकी बेहतरी के लिए किया था। क्योंकि आपको जब आप खेल रहे होते हैं और फेल हो रहे होते हैं ना, फिर आपको डर पड़ जाता है, हाय मैं ड्रॉप ना हो जाऊँ, हाय मैं ड्रॉप ना हो जाऊँ, और आप और प्रेशर में चले जाते हो। तो उसको ईज आउट करने के लिए मैंने कहा ये आप ड्रॉप हो गए, कुछ नहीं हुआ, आप आओगे। अगला मैच फिर दिया और उसको इस कॉन्फिडेंस से दिया कि नहीं, आपने अंदर भी देख लिया, आपने बाहर बैठ के भी देख लिया, आपने गलतियां भी देख ली, अपने आपको आपकी सक्सेस का भी पता है। अब मैं आपको गारंटी कर रहा हूँ कि अगले जितने मैच हैं वो आप खेलोगे, चाहे आप परफॉर्म करो या ना। नईम ने जो किया वो तो सबके सामने है, बट सिकंदर ने जो किया वो पूरी दुनिया के सामने है और वो पूरा एक फिल्मिंग सीन बन गया। समीन भाई, सिकंदर का आपने स्टोरी तो इन 3-4 दिनों में बहुत दफ़ा सुना दी और लोगों को याद हो गया वो कहाँ से कहाँ कैसे गए, शायद ये ना पता हो कि खाया क्या है। लेकिन मेरा उससे रिलेटेड क्वेश्चन ये है, लास्ट ईयर हमारे प्लेटफॉर्म पे सिकंदर ने इंटरव्यू में ये बोला था कि इस साल कलंदर्स इसलिए नहीं जीते क्योंकि मेरी परफॉर्मेंस नहीं है। उसमें ये नहीं था कि बाकियों को वो उस तरह कर रहे थे, बट उनकी एक जो डेडिकेशन वो नज़र आई और अभी इस साल हमने वो अगेन वो कमिटमेंट देखी। तो एज अ कलंदर, आप उनको कलंदर का सिकंदर भी कहते हैं, तो इस सारे पे आप कैसे एलेबोरेट करेंगे? ये मतलब लाइक इस तरह से आना, टेस्ट मैच, आपने उनके फादर का भी इंटरव्यू आया है, तो इस सारी स्टोरी को आप कैसे सम अप करेंगे? अगेन वही बात करूंगा कि इट्स ऑल अबाउट बिलीवेबिलिटी, इट्स ऑल अबाउट नोइंग योर टीम, नोइंग योर पीपल। मैंने कहाँ से लर्न किया था? मैंने स्टीवन फ्लेमिंग जो है, जो बड़े ऑब्वियसली फेमस कोच भी हैं, अगर आप उनकी मेरी उनसे मुलाकातें भी हुई, मेरी बातें भी हुई, उनके अगर आप व्यूज़ पढ़ें तो वो ये कहते हैं कि कोचिंग इज़ ऑल अबाउट रिलेशनशिप्स, पीपल मैनेजमेंट, फ्रेंचाइज के अंदर। ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये वो भी यही बात करते हैं। तो सिकंदर के साथ एक रिलेशन जो है वो बड़ा कह लें कि क्लोज वन है। यानी सारा साल मैं और सिकंदर वन वे और अनदर इन टच होते हैं। अच्छा, पाकिस्तान की टीम ने मैच में परफॉर्मेंस दी, जिम्बाब्वे ने दी, पाकिस्तान टीम जिम्बाब्वे गई, सिकंदर का मुझे फ़ोन आ गया, समीन भाई ये हारिस को समझाएं, ये मुझे खाना नहीं खिलाने दे रहा। जो छोटी छोटी बातें हैं, हम लोग जिम्बाब्वे गए, वहाँ पे सिकंदर ने अपने घर पे मैं बुलाया। तो वो इस टीम की जितना मैं ओन करता हूँ ना, सिकंदर भी मेरा ख्याल में उससे भी ज़्यादा शायद ओन करते हैं, नजर आए। तो जब सिकंदर का ये
ब्रेक हुआ वॉर की वजह से, ही वॉज द फर्स्ट गाय हु सेड कि समीन भाई मैं पाकिस्तान आ रहा हूँ। और हम दुबई में बैठे हुए थे, मुझे याद है, तो उसने कहा कि मैं पाकिस्तान आऊँगा, लेकिन उसका प्रॉब्लम ये था कि वो ये चाह रहा था कि किसी तरह 17 को अगर मैच शुरू हो रहे हैं या तो 17 का मैच लाहौर को मिल जाए ताकि वो अपना टेस्ट मैच खेल सकें। अब वो किसी वजह से ऑब्वियसली स्केड्यूल उन्होंने फॉलो किया, कुछ टीमों को इतराज़ था कि जी चेंज नहीं कर सकते। मैंने कहा भी, क्योंकि मेरे पास तो फॉरेन प्लेयर था ही कोई नहीं। मुझे जब हम यहाँ से डिपार्ट हुए थे तो मुझे उस वक्त ही पता था कि मिचेल इज़ नॉट कमिंग, सैम बिलिंग का डाउटफुल था, डेविड का मुझे पता था कि वो नहीं आ रहे, कुशाल का मुझे नहीं पता था कि वो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, रिशद का सीरीज़ था और टॉम करन इंजर्ड हो चुका था। तो मेरे पास तो एक ही प्लेयर था, वो सिकंदर रजा था। तो मैंने भी रिक्वेस्ट की कि यार लाहौर बगैर फॉरेन प्लेयर के खेलेगी, बुरा लगेगा, मेरे पास तो इस वक्त एक ही प्लेयर है, तो मैच मुझे 17 को दे दो। लेकिन खैर उन दूसरी टीमों ने नहीं माना, लेकिन उनका राइट था, उन्होंने सही किया। मैच मुझे मिल गया 19 का। फिर सिकंदर ने मेरे सामने अपने बोर्ड से बात की, उनको रिक्वेस्ट की, अपने हेड कोच से बात की। तो एक आपको नज़र आता है एक बंदे का आपके साथ इंटरेस्ट, आपके साथ इन्वॉल्वमेंट, ब्रांड के साथ, और उसका पैशन। तो ये सारा कुछ मेरे सामने ही हुआ, मैं इसका आई विटनेस हूँ। और फिर सिकंदर आया, शावर के मैच में कोई इतनी खास परफॉर्मेंस नहीं हुई और वो चला गया। जब वो जा रहा था ना, तो उस वक्त भी मैं और शाहीन उसको ये बात कह रहे थे कि यार आप जा रहे हो खेलने, इंग्लैंड का और जिम्बाब्वे का मैच है, इंग्लैंड की कंडीशन बड़ी डिफ़िकल्ट है, ऑब्वियसली टेस्ट में इंग्लैंड की एक परफॉर्मेंस डिफरेंट लेवल पे है। तो हमने कहा अगर अगर ऐसा हो कि जल्दी ख़त्म हो गया तो यार वापस आ जाए। तो उसने कहा मुझे जाने तो दो। हमने कहा ठीक है तू जा। अब ये दिमाग में था और उसके लिए ज़रूरी था कि हम फाइनल में भी पहुँचते। तो हर मैच जो जीत रहे थे सिकंदर को मैसेज करता था, सिकंदर लगता है फाइनल मारा है। तो वो कहता था हाँ मैं खेल रहा हूँ इधर टेस्ट मैच। तो जब हम फाइनल में जिस दिन जीते, क्वालिफाई किए, बस में आके बैठे, तो मैंने सिकंदर को मैसेज किया, मैंने कहा यार तुम्हारे, मेरा ख्याल में 4 आउट हुए हुए थे, अगला एक दिन था। तो मैंने कहा यार पता कोई नहीं, शायद वो सारे आउट हो जाए, मैं दुआ नहीं करता, लेकिन अगर हो गए तो आप आ जाओगे। तो उसने कहा ज़मीन भाई ऑब्वियसली टेस्ट चल रहा है, मैं तो उस पर फोकस करूँगा, बट अगर कोई सीन हुआ तो फिर उस वक्त देख लेंगे। तो जैसे ही वो टेस्ट मैच ख़त्म हुआ, मैं और शाहीन जो थे वो इसी चक्कर में थे कि किस तरह फ़्लाइट मिल जाए, और यकीन मानो कोई फ़्लाइट ही नहीं थी। बहुत कोशिश की यार, दुनिया का कोई बंदा नहीं था जिसको मैंने नहीं कहा, लेकिन सिकंदर से जब बात हुई तो सिकंदर ने कहा कि मैं रेडी हूँ आने के लिए। और अल्लाह ताला इज़्ज़त देते हैं। मैं समझता हूँ ये जो डिसीजन मैंने लिया था सिकंदर को खिलाने का, बुलाने का और खिलाने का, इट डिफाइज लॉजिक। अगर आप लॉजिक पे बात करें तो एक बंदा इज़ नॉट अ बेस्ट थिंग यू कैन डू फॉर द टीम। और ये नहीं कि मैंने कोई ये लाइटली लिया था, इमोशनली लिया था। मैंने अपने सारे कोचेस को, मैं और शाहीन थे, हमने बुलाया, हमने कहा कि एक ऑप्शन बन सकती है। कुछ कोचेस का ये ख्याल था और बिल्कुल ठीक ख्याल था कि आप क्यों कर रहे हैं ये, क्योंकि हमारी टीम 2 मैच जीत चुकी है, आप खामखा के लिए एक बंदे को, और तो क्या हम मतलब आर वी गेटिंग इमोशनल अबाउट इट? क्योंकि देखिए टीम का मफाद सबसे ऊपर है। मेरी उससे दोस्ती, उसकी हमारे से दोस्ती, सिकंदर को भी पता है, इट डजेंट मैटर। लेकिन फिर हमने सिकंदर को फ़ोन किया, तो जो उसने जवाब हमें दिए, उससे हम सबको इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि सिकंदर खेलेगा। अब चैलेंज ये था कि अंपायर को शीट देनी होती है, वो फ्लाइट लेट हो गई तो शीट हमने दे दी, सिकंदर का नाम है, वो लेट हो गया, तो हमारे पास तो 10 प्लेयर हैं। अब वहाँ पे क्या करूँगा? फिर थर्ड अंपायर से बात की, उनको सिनेरियो एक्सप्लेन किया। मैं समझता हूँ हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए एजाज़ की बात थी, क्योंकि देखें आज पूरी दुनिया में सबसे बड़ी स्टोरी क्या बनी, यही सिकंदर रजा वाली। ये शो करता है कि पाकिस्तान कितना प्यारा मुल्क है, पाकिस्तान के लोग कितनी मोहब्बत करने वाले हैं। दुनिया में क्रिकेट की हिस्ट्री में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि आप टेस्ट मैच खेल रहे हो। लोग कह रहे हैं ना कि मैं एक लीग से दूसरी लीग में चला जाता हूँ, वो एक अलग बात है। आप टेस्ट मैच खेल रहे हो और टेस्ट मैच खेलने के 2-3 दिन, उसी दिन आप फ्लाइट लें और इकॉनमी में लें, और फिर आप हर जगह से गुजरते हुए सीधे ग्राउंड में आए। जो पहले वाक़यात हुए उसमें तो हेलीकॉप्टर आता था और वो आपको उतार देता था, ये वो नहीं था, इसमें बहुत सारी स्ट्रगल थी। और दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, मुझे बहुत दुख होता है जब ये लोग बात करते हैं, सिकंदर वो वाहिद इंसान है जिसने आज तक मुझे कभी कैटेगरी पे बात नहीं की पैसों पे।
कभी पहले साल से आज तक सिकंदर से कभी मेरी कैटेगरी पे बात नहीं हुई। मैं उसको फ़ोन करता हूँ ना जब कि सिकंदर यार मेरे पास कैटेगरी, वो कहते हैं समीन भाई इस टॉपिक पे बात नहीं करनी। तो उसके बारे में लोग ये कह रहे हैं कि मनी कैन डू, कम ऑन यार। कलंदर्स की जो सक्सेस है इसमें हमने एक चीज़ देखी है समीन भाई इतने सालों में, 10 सालों में, कि जो आपकी कोर है वो स्ट्रांग तो होती गई है। बाकी टीम्स में हमने देखा उनके कोर प्लेयर्स इधर से उधर गए हैं, लेकिन फ़खर जमान, हारिस रऊफ, शाहीन अफरीदी, अब्दुल्ला शफीक, ये वो प्लेयर्स हैं। मुझे लगता है हारिस रऊफ को कोई कुछ भी ऑफर कर देगा ना, वो कलंदर्स नहीं छोड़ेगा। सेम फॉर शाहीन, सेम फॉर फ़खर। और हमने कभी ऐसे रूमर्स भी नहीं सुने कि इनमें से किसी प्लेयर ने किसी दूसरी फ्रेंचाइज के साथ कॉन्टैक्ट किया या फ्रेंचाइज ने इनके साथ। बहुत किया फ्रेंचाइजों ने, शाहीन, हारिस, फ़खर बहुत कांटेक्ट हुआ। बट इधर से हमने वो नहीं सुना कि मैंने तो गाना भी बना दिया था यार। पिछले साल, पिछला जो हमारा गाना था उसमें एक लफ्ज़ था सोचना भी मना है। हाँ, वो इसीलिए था कि लाहौर कलंदर के प्लेयर को लेने के बारे में या तोड़ने के बारे में। ले तो आप ले सकते हैं भाई, ड्राफ्ट में है तो ले लो, लेकिन तोड़ो तो मत। राशिद खान को मुझे याद है, मैं नाम नहीं लेता कौन सी फ्रेंचाइज थी, अच्छा, उन्होंने उसके वालिदैन को जाके कहा कि इसको कहो कि ये लाहौर कलंदर की तरफ से ना खेले। राशिद वर्ल्ड कप खेल रहा था, उसका मुझे फ़ोन आ गया, उसने कहा जमीन भाई वो मेरे घर वालों के पास पहुंच गए और उधर से मुझे प्रेशर डलवा रहे हैं। तो मैंने उनको कह दिया मेरा 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। अच्छा, हालांकि 1 साल का ही, तो मैंने कहा 3 का क्यों कहा, कह रहा था लाइफ टाइम का कॉन्ट्रैक्ट है। डेविड वीज़ा को एक और फ्रेंचाइज ने पिछले साल प्लाटीनियम की ऑफर की। वो डायमंड में मेरी तरफ से खेलता है, उसको कहा तू प्लाटीनियम में आ जा, हम तुझे ले लेंगे। शहीन शाह अफरीदी को तो राइट फ्रॉम द वर्ड गो, 1 नहीं 2 नहीं 3 फ्रेंचाइज का तो मुझे पता है अच्छा, जिन्होंने अप्रोच किया है। और उसको ये कहा गया कि तू ब्लैंक चेक ले ले, 3 साल की कप्तानी ले ले, जो तुझे, मैं लफ्ज़ बोलूँगा तो पता लग जाएगा कि कौन सी फ्रेंचाइज थी, मैं उसकी बात नहीं करता। तो हारिस रऊफ को बहुत सारों ने कहा है, अभी तो अब्दुल्ला शफीक को भी कह रहे हैं। हारिस रऊफ को तो ओपनली अली तरीन ने बोला है कि ही इज माय मोस्ट फेवरेट पीएसएल प्लेयर, और ऐसे रॉक स्टार्स अली को पसंद है, अच्छी बात है, लेकिन अली इज मोस्ट वेलकम टू कम एंड वॉच लाहौर कलंदर एनी टाइम। ही इज़ अ पार्ट ऑफ लाहौर कलंदर फैमिली एज वेल। तो इसी तरह जमान खान को मैंने तो एक ट्वीट भी की थी कि यार ये ना करो, ये ब्राइट कल्चर प्रमोट होगा अगर हम इस तरह एक दूसरे के प्लेयर तोड़ेंगे। तो ऐसा नहीं है कि लाहौर कलंदर के प्लेयरों को अप्रोचेज नहीं हुई फॉर चेंजिंग द फ्रेंचाइज। और मैं समझता हूँ कि हमारा डिफरेंट है। लाहौर कलंदर जब हम क्यों हारे शुरू में, इसलिए हारे कि हमने पहले सीजन में जो स्क्वाड पिक किया था उसमें हमारी लोकल स्ट्रेंथ उस तरह से नहीं थी। अब वो प्लेयर छोड़ते कोई तो हम लेते ना, तो हमने फिर बनानी शुरू कर दी। अब जब हम मेहनत करके 5 साल रगड़ा खा के बेपनाह इन्वेस्टमेंट करके पाकिस्तान के हीरे उठा के लाए हैं, तो आसान काम है चोरी कर लो। तो ये बुरी बात है ना यार। तो मैंने इसलिए वो गाना बनाया था कि सोचना भी मना है। वो हैशटैग फिर यूज हुआ, लेकिन उसका लोगों ने डिफरेंट मतलब वो छोड़ दें, वो तो खैर पाकिस्तान की टीम का मसला है। यस, कमिंग बैक टू लाहौर कलंदर एंड पीएसएल, तो शाहीन फ़खर जिनका मैंने मेंशन किया, बिल्कुल आपने बताया कि वो कभी भी कहीं भी नहीं जाते। बट मुझे ये जानना है समीन भाई कि ये प्लेयर्स, हम हर टीम कहती है हमारी टीम फैमिली है, बट यहाँ पे वो फैमिली नज़र आई है। मैं ओवरसीज़ प्लेयर्स का भी साथ ही मेंशन करूँगा। राशिद खान ने कहा कि मुझे किसी भी कैटेगरी में लाहौर ले, मैं आऊँगा। सिकंदर रज़ा का हमने देख लिया, डेविड वीज़े के इतना सा। ये कनेक्शन आप प्लेयर्स के साथ कैसे बनाते हैं कि इस तरह का रिलेशन कैसे बन रहा है कि लोकल तो चलो है बट ओवरसीज प्लेयर भी वही कमिटमेंट शो कर रहे हैं जो कि लोकल्स की तरफ से आ रही है? देखें, वॉक द टॉक एक लफ्ज़ होता है। यस, तो जो आप बात करते हो ना, आपको करके दिखानी पड़ती है। फैमिली कहना, मैं यही सोचता था, मैं आपको अपनी जर्नी बता देता हूँ कि जब पहली दफ़ा मैंने टीम संभाली थी तो यही बातें होती थी, हम फैमिली हैं, हम जीतेंगे, हम जी जान से लड़े। ऑल वर्ड्स, लिटरली ऑल वर्ड्स। क्रिस गेल उस वक्त आए थे ऑस्ट्रेलिया से खेल के, उनको पता भी नहीं था कलंदर कौन है, और हम यही बातें कर रहे हैं कि वी आर फैमिली। वो मैं भी सोचूं कि यार ये 2 दिन पहले बंदा आया है, ये कह तो रहा है, डज ही बिलीव इट इन इट? ऑब्वियसली एज ए प्रोफेशनल वो अपनी 100% देगा। हमें 100 से ज़्यादा चाहिए था। कलंदर्स दिल से जो लफ्ज़ था ना, वो पहले साल से नहीं लगा हुआ। अगर आप देखो, इसी कमरे में बैठ के, इसी टेबल, इसी वाइट बोर्ड के ऊपर हमने अपने आप को रीडिफाइन किया था। वो जो दिल से का एलिमेंट है ना, लोगों को तो लगता है ना स्लोगन है। पहले हमारा होता था दमादम मस्त लाहौर कलंदर, फिर बना मैं हूँ कलंदर,
फिर इवेंचुअली बना मैं हूँ कलंदर दिल से। दिल से। ये जो दिल से वाला एलिमेंट था ना, ये बड़ी कह लो कि सोल सर्चिंग के बाद मिला था, क्योंकि हम ये देख रहे थे कि हमें कौन से कैरेक्टर्स चाहिए इस ब्रांड के लिए जिनके ऊपर ये इमारत खड़ी होगी। सबसे पहले मिला फ़खर, उसके बाद मिला शहीन, डेविड, फिर मिला हारिस, फिर इस तरह आहिस्ता 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 सारे आते गए। तो जब आपने ये सारा कुछ किया तो आप पर्सनैलिटीज़ के हिसाब से रिटेंशन करता हूँ मैं, परफॉर्मेंस के हिसाब से नहीं करता। परफॉर्मेंस अच्छी बात है, वो होनी चाहिए, लेकिन इस फैमिली के लिए पर्सनैलिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मुझे बहुत सारे लोगों ने, आपने ड्राफ्ट देखा होगा, उसके बाद आप रिव्यूज़ निकाल के देखें कि सिकंदर को क्यों रख लिया, नहीं कहा ये बात। बिल्कुल, पिछले सीजन की परफॉर्मेंस की हाँ, बेस पे उसकी तो परफॉर्मेंस ही कोई नहीं, 39 साल का हो गया, वो तो ख़त्म हो गया, उसका बैकअप ही नहीं रखा। ये किस किस्म के लोग हैं, ये बातें हुई थी ना। आज वही लोग कह रहे हैं कि क्या सिकंदर। तो वो जो आपका सवाल है कि कनेक्ट कैसे करते हैं, कनेक्ट ऐसे होता है कि पर्सन जो आपकी इन्वायरमेंट में आपको नज़र आ जाता है ना, आप जब, एक तो वो, दूसरा आप रिलेशन को बिल्ड करते हैं, और वो 30 दिनों में नहीं होता। ऑफलाइन जब ये सीज़न ख़त्म हो गया, कल मेरी सिकंदर से बात हो रही थी, परसों डेविड का फ़ोन आया था, फिर मिचेल से बात हो रही थी, सैम से बात हो रही है, ये सारा साल चलेगा। ये नहीं है कि अब मैं अगले साल इनको देखूँ। 1 महीने की फ्रेंचाइज नहीं है शहीन और हैरिस और फ़खर और अब्दुल्ला और ज़मान, ये लोग तो एनी वे इन टच होते हैं, तो फॉरेन प्लेयर्स भी इन टच होते हैं। तो ये एक, मैं समझता हूँ कि ये शौक में काम नहीं होता, ये फुल टाइम जॉब है। इसी फुल टाइम जॉब के साथ मेरा ये सवाल है, मैंने आपसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी पूछा था कि लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि शाहीन अफरीदी जो ट्रॉफी जीता है ना, पहले तो ये कहना शुरू किया जी राशिद के बगैर नहीं हो सकता, राशिद खान। फिर उसके बाद फ़खर ज़मान अगर परफॉर्म नहीं करता तो ये टीम नहीं जीतती, आकिब जावेद, डेविड वीज़ा कप्तानी करता है फील्ड में। अब 3 ट्रॉफियाँ और इस दफ़ा कोई भी नहीं था मुझे लगता है, और फ़खर की भी परफॉर्मेंस फाइनल में तो नहीं थी, ओवरऑल उनका सीज़न अच्छा गया। तो एक शाहीन की कप्तानी पे आप कैसे देखते हैं, और दूसरा ये कि राशिद खान के बगैर बहुत ज़्यादा टैग लग गया था कलंदर्स के साथ, वो परफॉर्मेंसेस नहीं आती, बट हमने देखा है कलंदर्स ने जो बॉक्सेस टिक किए, आसिफ अफरीदी उनके पास था, सिकंदर रज़ा आपके पास था, तो ये ओवरऑल स्पिन डिपार्टमेंट भी स्ट्रॉन्ग नज़र आया, बट पहले शाहीन की कप्तानी। देखिए लाहौर कलंदर ना एक हम ना अनकन्वेंशनल हरकतें करते हैं, हम जो ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड्स है ना, उससे हट के हम बेसिकली स्टेटस को चैलेंज कर रहे हैं, जो पसंद नहीं आता लोगों को। मैं आपको कुछ बता देता हूँ, कौन बंदा है जो जाके सड़कों पे प्लेयर ढूंढना शुरू कर देता है, कोई एक बता दे। कौन ऐसा है जो जाके ऑस्ट्रेलिया में कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, कौन ऐसा है जो नबीबिया में कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, कौन ऐसा है जो मीनार पाकिस्तान पे शहीन अफरीदी की बर्थडे का जलसा ही कर देता है। कोई एक ऐसा है तो बता दें अनकन्वेंशनल, ठीक है। जब आप फिर सबसे पहले जब शहीन को कप्तान बनाया, फास्ट बॉलर कप्तान नहीं हो सकता। अब लॉजिक है भाई उनका, क्या कह सकते हैं, प्रूफ किया। तो जब लोगों ने बड़ी बड़ी स्टेटमेंटें दी होती है ना, तो वो फिर ना क्या कहते हैं, डिफेंसिव हो जाते हैं, वो स्टेट ऑफ डिनाइल में चले जाते हैं। क्योंकि आपने कहा कि फास्ट बॉलर कैप्टन नहीं हो सकता, आपने कहा कि वो इमोशनल है, आपने कहा वो जज्बाती है, आपने कहा वो बदतमीज़ है, वो तो अपने आप को नहीं संभाल सकता, टीम को कैसे संभाल, यही कहा था ना सारा कुछ। उसने ट्रॉफी जीत दी। अब आप आगे स्टेट ऑफ डिनाइल में, ओह तुक्का लग गया, तुक्का लग गया, तुक्का लग गया। अगले साल फिर जीत दी। अब वो आपको समझ नहीं आ रही कि मैंने तो ये बयान दिए हुए थे। अब आप कहते नहीं नहीं देखिए राशिद खान नहीं था ना इनके पास, राशिद खान था तो राशिद खान था तो ओ भाई, शहीन शाह अफरीदी क्या 3 लोगों से 11 को compete करेगा तो मानोगे? राशिद खान भी तो हमारे ही प्लेयर था ना, वो कोई मतलब टीम का हिस्सा किसी और टीम की तो नहीं, वो लाहौर का फ़खर ज़मान चलेगा तो ये स्कोर करेगा। और फिर एक और मज़े की बात, डेविड वीज़ा अंदर कप्तानी करता है। मुझे एक दिन डेविड ने ये बात की, उसने कहा समीन यार मुझे बहुत तकलीफ़ होती है जब मैं ये सोशल मीडिया पे या ये जो लोग एक्सपर्ट हैं उनसे सुनता हूँ कि जी एक्चुअली डेविड वीज़ा कप्तानी कर, कह रहा है बिलीव, ये मेरी और उसकी कन्वर्सेशन, उसने कहा समीन बिलीव यू मी, आई नेवर एवर गाइडेड शहीन ऑन एनीथिंग। ये डेविड वीज़ा कह रहा था, कहता है ऑल आई डू इज़ ही कम अप विद एन आइडिया एंड आई जस्ट लिसन टू हिम एंड आई से गो विद योर गट। तो ये इस दफ़ा राशिद खान नहीं था, आकिब जावेद नहीं थे, आकिब जावेद नहीं था, कोच नहीं था, फ़खर ज़मान जल्दी आउट हो गए, डेविड वीज़ा नहीं थे, फिर भी वो जीत गया। तो जिसने, मैंने भी उस दिन भी कहा था, व्हेन यू आर इन अ स्टेट ऑफ डिनायल
गुड लक टू यू। मुझे कोई शौक नहीं है उन लोगों को, वो रिजल्ट ये जो 3 है ना, ये काफ़ी है। और समीन भाई एक चीज़ पे बहुत बात हुई है, अली तरीन जो उन्होंने भी बात की थी कि पीएसएल के अंदर कुछ इनोवेशन आनी चाहिए, जैसे रूल्स की इम्पैक्ट प्लेयर है उधर, उसके अलावा पावर प्ले के रूल्स हैं। आपका कोई इस पे ओपिनियन है कि इस तरह कुछ इनोवेटिव रूल ऑनवर्ड्स आने चाहिए पीएसएल? 100% अली ने जितनी बातें की थी मैं उसको सेकंड भी करता हूँ, लेकिन दैट वाज नॉट द राइट टाइम, दिस इज़ द राइट टाइम। अब हमें बताने की ज़रूरत है कि कहाँ पे चीज़ें बेहतर होनी चाहिए, और बहुत सारी चीज़ें बेहतर होनी चाहिए। फाइनेंशियल मॉडल ले लो, सेपरेट लीगल एंटिटी ले लो, सेपरेट सेक्रेटेरिएट ले लो, डेडिकेटेड टीम ले लो। बाकी तो गिमिक्स है ना कि कैमरे को इधर कर दो, मैं उस पर नहीं जाता, मैं बिगर पिक्चर में स्ट्रक्चरल चेंजेस की बात कर रहा हूँ। नाउ दिस इज़ द टाइम देन वी ऑल शुड टॉक अबाउट इट ओपनली एंड ऑनेस्टली। वी सैट डाउन, वी पुट अप आवर पॉइंट ऑफ व्यू, हम क्या चाहते हैं, हम क्या समझते हैं, पीसीबी भी अपना दे। अब ये वो डिबेट होनी चाहिए, क्योंकि मकसद सबका एक है, अली का भी मकसद, मेरा भी, पीसीबी का भी, कि इस लीग को बड़ा किया जाए। हम लोगों के जहनों में डिफरेंट थॉट्स हैं, कुछ सही हैं कुछ गलत हैं, लेकिन अब हमें एटलीस्ट ये नहीं करना चाहिए कि हम सो जाएं और जिस तरह पहले सालों में होता रहा है कि अगले पीएसएल से 1 महीना पहले जाके डिसाइड करें क्या करना है। तो मुझे बड़ी उम्मीद है कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी भी बना रहे हैं, सेक्रेटेरिएट भी बना, वो नई बिल्डिंग देखी थी उसमें मुझे बताया गया कि ये पीएसएल की टीम का फ्लोर है। अच्छा। तो मुझे बड़ी खुशी, आई होप कि टीम भी हो, सिर्फ हम 2-4 लोगों से मैनेज ना करें, बिकॉज ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और इसको अटेंशन की ज़रूरत है। और जब अटेंशन मिलेगी, कैपेबल लोग आएंगे, डेडिकेटेड रिसोर्सेज आएंगे, तो ये इंशाल्लाह पहले से बहुत बेहतर हो। थैंक यू सो मच। ये सारी थॉट्स और वो सारी सक्सेस स्टोरी के बिहाइंड क्या हो रहा था, वो 6 सीजन स्ट्रगल के और फिर 3 ट्रॉफीज समीन भाई ने हमें बताया। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे, थैंक यू फॉर वाचिंग, सी यू इन नेक्स्ट इंटरव्यू।